आज के क्लास से हम लोग ऐसे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस सीरीज को आपको करने के बाद आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं वाला है। और मैं ये जो सीरीज है चैप्टर वाइज कराने वाला हूं, जिसमें मैं साइंस और मैथ दोनों कवर अप करूंगा। और आने वाले समय में सोशल साइंस, संस्कृत, सारा का सारा सब्जेक्ट कवर अप होगा, जिसमें मैं 40 से 50 एक चैप्टर से 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा और बाकी चैप्टर का भी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आज फिलहाल हम देखते हैं, सबसे पहले हम आज क्लास 10th के विज्ञान का मोस्ट वीवीआई प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको मजा आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देख लो, प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताइए, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा बोलिए? तो आंसर होगा प्रकाश की जो किरण है सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। चलिए दूसरा सवाल, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? बताइए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो बेसिकली प्रकाश के परिवर्तन के बताइए 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा ये कहता है ये जो आई है और आर है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये 2 नियम है। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। हाँ, अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसे होता है? समतल दर्पण द्वारा वास्तविक, काल्पनिक, या दोनों, या इनमें कोई नहीं। तो बाबू एक बात याद रखोगे, यहाँ पे हम 3 प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे। 3 प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे। पहला समतल, उत्तल और अवतल, यानी 3 प्रकार के हम यहाँ पे दर्पण पढ़ने वाले हैं। तो ये जो दर्पण है ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और याद रखना, जो आभासी बनाता है वो साथ साथ सीधा भी बनाता है, ये बात याद रखना। और जो अवतल दर्पण होता है यही वास्तविक बनाता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है कि वो अवतल भी आभासी बनाता है। वो कंडीशन भी बता दे रहा हूं जहां पर ये आभासी अवतल बनाता है। ठीक, और एक बात याद रखना है, ठीक, आभासी कहाँ बनता है वो देखो। जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये वाला पार्ट है जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो जब P और F के बीच जब वस्तु को रखी जाती है तो यहाँ पे आभासी बनता है। और जब आभासी होगा तो सीधा होगा। एक बात याद रखना, जब आभासी होगा तो सीधा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। ये इसके साथ ही चलता है, तो ये बात याद रखना। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, हमेशा आभासी बनेगा। एक ही में वास्तविक बनेगा, कहां बनेगा? सिर्फ अवतल में बनेगा, अवतल में। ठीक, किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अभी बताया, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें कोई नहीं। बोलिए आंसर बताइए, किस दर्पण में अवतल किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है अवतल दर्पण में। ठीक, अवतल दर्पण में याद रखेंगे। मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है? जैसे आप गाड़ी चलाते हो या गाड़ी चलाते हुए देखे होंगे, ट्रक के, बस के, कार के या मोटरसाइकिल के बगल में साइड मिरर लगा रहता है। तो वो जो साइड मिरर लगा रहता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, या समतल होता है? तो बताइए। तो देखो उसमें होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। ऐसा इसलिए होता है, उत्तल जो दर्पण होता है वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। क्या बनाता है? छोटा बनाता है एंड आभासी बनाता है। इस वजह से होता है, ताकि आप मान लो बाइक से जा रहे हो और पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो, पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो, जैसे बड़ा ऑब्जेक्ट ट्रक आ रहा हो, तो उस बड़े से ट्रक का भी ये छोटा प्रतिबिंब करके दिखाता है और आसानी से आप देख करके अपने मूवमेंट को बदल लेते हो और सतर्क हो जाते हो। ठीक, तो इसलिए मोटर गाड़ी में साइड मिरर में कौन सा शीशा लगा रहता है जी? उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या करे हो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो खराब नहीं हो रहा है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी, बियर्ड आप बनाते हो ऐसे देख करके, शेविंग जो करते हो,
या आप जाकर सैलून में बनवाते हो तो वहां पे कौन सा दर्पण लगा होता है? तो बेसिकली देख लो, उत्तल होगा, समतल होगा या अवतल होगा, 3 है ऑप्शन, कौन सा होगा आंसर बताइए? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण होगा। क्या आंसर होगा? अवतल दर्पण। अब सवाल है क्यों? देखो, ये वस्तु का समान बराबर बनाता है प्रतिबिंब, ये छोटा बनाता है, ये बड़ा बनाता है, बड़ा और वास्तविक भी बनाता है, ठीक, बड़ा और आभासी भी बनता है और वास्तविक बनता है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, यहाँ इससे मतलब है ये बड़ा बनाता है। तो देखोगे आप शीशा लेकर जब देखते हो ना, तो आपके बारीक जो दाढ़ी होता है या किसी प्रकार का हेयर होता है मुंह में या बाल में, जो भी आपको बनाना है, ठीक, तो उसको वो बड़ा करके दिखाता है, बड़ा, तो आसानी से वो देखकर कटिंग करने में और शेविंग करने में आसानी होती है। तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में या सैलून में ऐसे होता है, ठीक, क्योंकि यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक बाबू, चलो अगला सवाल। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? तो प्रकाश के परिवर्तन से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, कौन सा होगा? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो आई कोण होता है यानी आपतन कोण, और ये जो आर होता है जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन और परावर्तन कोण ये आपस में बराबर होते हैं। दांतों की जांच में कौन सा दर्पण लगता है बताइए? दांतों की जांच अगर आपको कराना हो तो जो डॉक्टर साहब लोग होते हैं वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो बता दूं, अवतल या समतल या उत्तल। तो यहाँ पे आपको फोकस ही का मतलब है, 3 प्रकार के रेज प्रोड्यूस होता है। एक होता है समतल जो दर्पण होता है, बेसिकली इनमें प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक, जैसे जाएगा उस प्रकार से सीधा निकल जाएगा, ठीक। अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण जो होता है, यहां से जब प्रकाश की किरण आती है तो डायरेक्ट फोकस को काटती है, प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो डायरेक्ट फोकस को काटती है। और उत्तल दर्पण में भी प्रकाश की किरण जब आती है तो यहाँ पे अभिसरित हो जाती है। कैसे, क्या होती है भाई? अभिसरित हो जाती है, फैल जाती है, तो ये कुछ आभासी इधर बनता है, याद रखो। तो ये इसको बोला जाता है, ये अवतल दर्पण अभिसरित किरण प्रोड्यूस करता है। अभिसरित मतलब एक बिंदु पर फोकसित करता है, जबकि ये अपसरित किरण प्रोड्यूस करता है। अपसरित का मतलब होता है यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल करके ये फैलते जाती है। तो इस हिसाब से बताओ, जब डॉक्टर को जांच करना हो तो उनको क्या करना है? एक जगह ही फोकस कराना होता है, ताकि वो दांत के अंदर की जो भी चीजें हैं, प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से देख सके। इसलिए वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर साहब? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो भाई फोकस जो दूरी होता है, जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, ये बात याद रखना। या r बराबर क्या होगा? 2f के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए। वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर और फोकस दूरी कितना होगा? यानी वक्रता त्रिज्या r का मान इन्होंने 50 सेंटीमीटर दे रखा है और कह रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा। तो f बराबर होता क्या है? r बटे 2। तो r का मान है बाबू 50 सेंटीमीटर और 2 कटा दोगे तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। देखो तो कहीं आंसर दिया है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा लोगे। बहुत आसान सवाल था, बहुत ही। अगला सवाल, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होता है? याद रखोगे, अभी मैं बताया जो काल्पनिक होगा, काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा लगता है, काल्पनिक जो होगा हमेशा सीधा होगा, और जो वास्तविक होगा बाबू, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा होगा। एक बात याद रख लेना, ये दोनों एक साथ चलता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगर वास्तविक ये पूछता तो क्या कहते? हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? बताइए, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? समतल दर्पण। समतल तो बराबर बनाता है, ठीक, और उत्तल बड़ा भी बनाता है और कई मामलों में छोटा भी बनाता है। तो ये तो बड़ा के कैटेगरी में आ गया। और हमेशा छोटा कौन बनाएगा? उत्तल दर्पण बाबू। कहीं भी रख लो,
हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा ही बनता है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, तो ये होगा। चलो अगला सवाल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो बाबू एक ट्रिक्स बता रहा हूं, याद रखना, ये लेंस के लिए भी है या आपके दर्पण के लिए, दोनों के लिए काम करेगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं उत्तल, यहां लिख दे रहा हूं अवतल, ठीक। अब यहां पे लेंस भी हो सकता है, याद रखो ये लेंस भी हो सकता है या दर्पण भी हो सकता है, दोनों में ये काम करेगा। याद रखना उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक, चाहे उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, ये दोनों की याद रखोगे। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये हमेशा ऋणात्मक, चाहे अवतल दर्पण ले लो या चाहे अवतल लेंस ले लो, तो जहां भी तुम्हें अवतल दिख जाएगा उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक मान लेना, सोचना ही नहीं है, ये ट्रिक्स है, आपको बोलना नहीं है। उत्तल का धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक होगा, बोलो क्या लगाओगे ट्रिक्स, ठीक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, अवतल दर्पण हो या लेंस हो। बोलो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, सेम सवाल, हमेशा धनात्मक। अगर यहाँ पे दर्पण के जगह पर लेंस रहता तब क्या बताते, फिर भी आंसर धनात्मक भी होता। चलो अगला सवाल, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट, जब आपको किसी चीज को खोजना हो तो उसका परावर्तक सतह क्या होगा? अब तुम इमेजिन करो, जो उत्तल होता है ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, याद रखो, और अवतल जो होता है ना प्रकाश की किरणों को एक जगह ले जाकर के ठीक रिफ्लेक्ट करता है। तो बताओ कि सर्च लाइट में कौन सा प्रकाश के किरण का यूज होगा? पीछे बैठो ना, हाँ कौन सा होगा? अब ये खोजने के लिए एक जगह आपको किसी भी चीज को जब आपको सर्च करना हो, खोज करना हो, तो एक जगह फोकस कराना हो, और एक जगह फोकस कराने के लिए कौन होगा? उत्तल होगा कि अवतल होगा? अवतल होगा। कौन सा होगा? अवतल होगा, ये ज्यादा सही है, ठीक। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की चाल बताइए सबसे अधिक कहाँ होगी? भाई निर्वात में तो 3 लाख होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हवा में लगभग 2.99 गुणे 10 के पावर 8, इससे थोड़ा सा कम मीटर पर सेकेंड। जल में, ठीक, जल में होता है बाबू 2 लाख, हाँ 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। और कांच में होता है 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 2,25,000 है, ये 2 लाख है। तो बताओगे सबसे अधिक कहाँ होगा? तो निर्वात में होगा। अगर निर्वात नहीं होता तो हवा होता है इसमें, ठीक। चलो आगे बढ़े, क्या दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की रेखा क्या होती है? दर्पण है, ये मान लो एक दर्पण है, ठीक भाई, और ये मुख्य अक्ष है, और इस P को बोलते हैं हम ध्रुव, P को बोलते हैं ध्रुव, जिसको पोल भी कहते हैं, ठीक। और क्या कह रहे हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, यहाँ होता है फोकस और ये होता है वक्रता। अब की रेखा क्या कहलाती है? मतलब ये जो रेखा है इसको हम क्या कहेंगे? मतलब यहां से लेकर यहाँ की जो रेखा है इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे क्या? नहीं, फोकस कहेंगे, फोकस इसको कहेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी को फोकस कहते हैं, और यहां से यहाँ की दूरी को हम आर से दर्शाते हैं, जिसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे बाबू? इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो आंसर क्या होगा? वक्रता त्रिज्या आर, ठीक। आगे बढ़े, क्या अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? अनंत पर अगर मान लो वस्तु रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो, ठीक, चाहे उत्तल हो, अनंत से जब प्रकाश की किरणें मान लो ये आ रहा है, तो अनंत से आ रहा है तो कैसे आ रहा होगा? ऑब्वियस बात है, समांतर आ रहा होगा। जब समांतर आएगा तो किसको काटेगा? फोकस को काटेगा, ठीक। किसको काटेगा? हमेशा फोकस को काटेगा। जब अनंत से इधर प्रकाश की किरणें आएगा तो हमेशा ये फोकस को काटेगा। तो आंसर क्या होगा? फोकस पर। अवतल में कहां होगा? फोकस पे बनेगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बोलो। देखो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है? हमेशा आभासी होता है। और अभी मैं बताया आभासी के साथ क्या लगाया हूं? आभासी जहां होगा उसको उसके साथ हम सीधा लगाएंगे, ठीक। आभासी होगा तो सीधा होगा। देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है? सीधा उल्टा दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं। हमेशा उल्टा, उल्टा तो नहीं होता है, हमेशा सीधा होगा। आभासी होगा और सीधा भी होगा। बोलो। चलो अगला सवाल, समतल दर्पण की फोकस दूरी का
मान कितना होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी भाई साहब, समतल दर्पण, ये समतल दर्पण हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, बताओ यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आए तो इधर रिफ्लेक्ट होगा, अगर ये यहाँ से आएगा इधर रिफ्लेक्ट होगा, कहीं दो प्रकाश की किरणें काटेगा क्या? नहीं। इसकी भाई अगर कर्व होता है ना, अगर हल्का फुल्का भी कर्व होता है तो कुछ हमने मानता कि इधर कहीं फोकस उसका आ रहा है, ये कहीं कर्व है ही नहीं है। जब कर्व नहीं है तो इसमें आप बताओगे इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, कितना बड़ा सर्कल बनेगा, बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा अगर हल्का फुल्का भी कर्व होगा तो। यानी इसकी फोकस दूरी कितना होगा? अनंत होगा। कितना होगा बाबू? अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? वक्रता केंद्र पर रखी, जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो ये P है, ये F है और ये C है, इस C को वक्रता रखते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी वस्तु को रख दो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बोलो, फोकस पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा या ध्रुव पे बनेगा? तो देखो मैं बना दे रहा हूँ, देखो दो रे खींचना होता है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पे हमने वस्तु को रखा, समांतर ये प्रकाश की किरणें गया, किसको काटेगा? फोकस को काटेगा। दूसरा हम यहाँ से सी से भेजते हैं, तो सी से भेजेंगे तो जैसे भेजेंगे क्या होगा भाई? हाँ, भेजेंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किधर आएगा? कुछ इधर आएगा। हाँ, सी से भेजेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर किधर आएगा? यहाँ आएगा, मतलब कुछ इसी एरिया में बनेगा। यानी सी पर अगर रख रहे हैं तो सी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब जैसे यहाँ पर मान लो 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी, इसकी भी ऊंचाई कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। फर्क क्या है? इधर ये सीधा है और ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक। बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा क्या? नहीं, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक। और उसी उतने ही दूरी पर। तो आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखे? अगर बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाना हो, आभासी भी बनाना हो और बड़ा बनाना हो, जैसे अगर आप उत्तल ले लोगे, उत्तल ले लोगे तो उत्तल हमेशा छोटा बनाता है, हमेशा, इसमें कोई हमारा चारा नहीं चलता है। और जो समतल होता है बाबू, जो समतल होता है ये हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इसके पास भी चांस नहीं है। तो तुम्हें ऐसे ही देख लो, चांस किसका है? अवतल का है, अवतल, अवतल। लेकिन अवतल में देखो 6 कंडीशन होता है, ये ध्रुव है, ये F है और ये C है, ठीक। इनको हम ध्रुव कहते हैं, इनको हम फोकस कहते हैं और इन्हें हम कहते हैं वक्रता, वक्रता केंद्र, ठीक बाबू। थोड़ा समझ, ये रफ में लिख रहा हूं। तो देखो आप जान लो, एक तो यहां रख सकते हो, पहला कंडीशन, पहला कंडीशन। एक तो फोकस पे रख सकते हो, तीसरा सी और एफ के बीच रख सकते हो, चौथा खुद सी पे रख सकते हो, पांचवा सी और अनंत, इधर मान लो अनंत है, अनंत पे रख सकते हो, ये पांचवा, एक अनंत पे छठा। 6 कंडीशन बन रहा है अवतल में, 6 कंडीशन बन रहा है। याद रखो बाबू, इस 6 में ये जो कंडीशन होता है ना, सी, एफ और पी, इनके बीच यानी फोकस और ध्रुव के बीच जब आप वस्तु को रखते हो, इसी कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी अदर में वास्तविक बनेगा। एक बात याद रखना, सिर्फ एफ और पी के बीच जब आप वस्तु को रखते हो तो आभासी बनता है, और बड़ा भी बनेगा। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा और बड़ा भी बनेगा, ठीक। समझ रहे हो? यहाँ एफ और इसके बीच, तो आंसर क्या होगा? सी होगा, इसका आंसर सी होगा। हाँ, अब ये कह रहे हैं ENT, ENT मतलब होता है एयर, नोज, टीथ, एयर, नोज, टीथ, यानी एयर, नोज, एयर मतलब कान, कान है, नाक है और दांत है। हाँ, डॉक्टर उपयोग किस चीज को करते हैं? अभी तो बताया था, इसके पहले भी बताया था। दांत, कान, नाक मतलब वहां पे फोकस करना होता है। तो फोकस कौन करता है भाई? अवतल दर्पण बढ़िया फोकस कर पाता है, यानी ENT डॉक्टर उपयोग करते हैं। यानी कान, नाक, नोज, ये क्या लिखा हो यार? ये नोज है, ये टीथ मतलब दांत है, ठीक। प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य है, किसके लिए है सत्य? केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल के लिए, केवल उत्तल के लिए, या सभी के लिए? सभी के लिए सही है भाई, समतल हो, उत्तल हो, सब के लिए सही है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो, जैसे ये दर्पण है, ठीक,
ये दर्पण है, और यहां से जो आने वाला कोण अगर 60 डिग्री हो तो ये जाने वाला मतलब परावर्तन कोण कितना होगा। तो हमने प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से आई बराबर क्या होता है, आर के बराबर होता है। तो आई अगर 60 है तो आर भी तो 60 ही होगा, जितना कोण बनाकर आएगा उतना ही कोण बनाकर जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आपका कंसेप्ट भी क्लियर कराते जा रहा हूं। अगला, हमेशा भासी और समान आकार का प्रतिबिंब कौन देता है। समान आकार, याद रखो समान आकार कौन देता है, उत्तल। उत्तल जो होता है छोटा देता है, छोटा बनाता है, और समतल जो होता है बबुआ, समतल ये बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और जो अवतल होता है, अवतल इसी के बस की बात है, ये बड़ा बनाता है। हालांकि बड़ा भी बनाता है छोटा भी बनाता है, लेकिन बड़ा यही बना सकता है सिर्फ अवतल। तो ये बात याद रखना। तो आंसर क्या होगा, समान आकार का प्रतिबिंब कौन देगा, ठीक, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में। तो हमेशा, हमेशा की बात कर रहे हैं, हमेशा। तो कौन सा होगा, समतल दर्पण। बोलो, इज इट क्लियर। अगला सवाल, वक्रता केंद्र को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र को अभी कई बार बता दिया, ये पी होता है, ये एफ होता है, ये सी होता है। इस सी को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। एफ को ये फोकस कहते हैं, और इसको हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, ध्रुव कहेंगे। तो क्या होगा, आंसर होगा सी। देख लो, तू सही जा रहा है बाबू। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कहाँ होगा भाई, निर्वात में। तो अभी बताया 10 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर 8 मीटर। जल में होता है 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वायु में होता है 2.99 समथिंग होता है × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कांच में होता है 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे कम कहाँ है भैया, कांच में है, मिला लो, कांच में होगा आंसर। 2 लाख यहाँ है, 2,25,000 है, ये 2,99,000 है, ये 3 लाख है। चलो, बाहर की ओर वक्रित दर्पण क्या कहलाता है। अगर ये दर्पण है और बाहर की ओर क्या हो, वक्र हो, हाँ, बाहर की ओर वक्रित क्या कहलाएगा, ये बाहर की ओर। देख लो, ये दर्पण है, बाहर के तरफ ये वक्र है, तो इसको क्या कहेंगे हम, उत्तल कहेंगे। और अंदर की तरफ अगर अंदर के तरफ देखो, ये अंदर वक्र है, अंदर वक्र है, ये बाहर वक्र है, तो बाहर वाले को उत्तल कहेंगे और अंदर वाले को भैया अवतल कहेंगे। छोटी छोटी बात है, चलो क्लियर। अब दर्पण सूत्र कितना होता है, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र है। अगर आपसे पूछ दे कि लेंस सूत्र बताओ, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र क्या बताओगे, 1/v, माफ करना, 1/f बराबर बोलो 1/v प्लस माइनस 1/u। फर्क क्या है, दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगले सवाल, गोलीय दर्पण का आवर्धन m कितना होता है। गोलीय दर्पण का आवर्धन, तो बेसिकली गोलीय दर्पण में m बराबर होता है -v/u होता है। एक बात याद रखना, -v/u ये दर्पण में होता है, ये दर्पण में। यही चीज आप लेंस में पढ़ोगे आवर्धन, तो ये कुछ अलग होगा। यहाँ पर m बराबर होगा v/u, फर्क यही है। लेंस में v/u होगा और दर्पण में -v/u है, ठीक। बात याद रखना, दोनों आपको क्लियर कराते जा रहा हूं, ठीक। आंसर होगा ए, v/u। एक मिनट v/, -v/u यहाँ है, छोटा है अक्षर। हाँ, हजामत बनाने में प्रयोग होता है, कई बार बताया। हजामत बनाने में कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक। और प्रकाश के परिवर्तन के बाद समांतर किरणें गुजरती है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन के बाद समांतर किरणें गुजरती है, किसमें, जैसे ये प्रकाश की किरण है, समांतर आ रहा है मुख्य अक्ष से, तो यहां से परिवर्तन के बाद किस बिंदु को काटता है, फोकस को काटता है। किसको काटेगा, फोकस को। तो आंसर क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। हाँ, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहेंगे। आपतन बिंदु पर खींचे गए, यानी प्रकाश में ये आने वाला किरण है, ये जाने वाला किरण है, इसको बोला जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है, आपतन, माफ करना, आपतन बिंदु कहा जाता है। अब इस पे आप लंब जो खींचते हो ना, इस लंब को कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाएगा, अभिलंब कहा जाएगा। हलवा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए होगा।
सोलर कुकर, अगेन सोलर कुकर में किस चीज का व्यवहार होता है बाबू? सोलर कुकर है, मान लो आपको खाना बनाना है, ये सोलर कुकर का बॉक्स है, तो आप यहाँ पे किस चीज का ये रिफ्लेक्शन का यूज करोगे? ये अवतल होगा कि उत्तल होगा? सोच कर बताओ। ठीक, अवतल क्या करता है, ये ऐसे फोकस करता है, एक बिंदु पर फोकस करता है, और उत्तल क्या करता है, ये एक बिंदु से निकलकर फैलते जाता है, इसकी जो रेज है ना चारों ओर फैलती जाती है। तो आप बताओ किसका प्रयोग होगा? आप अपने दिमाग लगाओ। हमें खाना बनाना है, इस कुकर में खाना बनाना है, तो कुकर में खाना बनाना है तो प्रकाश की किरणें मान लो यहाँ से समांतर आ रहे, आए तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक बिंदु पर हमें रिफ्लेक्ट कराना है ना। जब एक बिंदु पे आएगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा देगा। अगर यहाँ पे अगर उत्तल का हम प्रयोग करेंगे तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। अब फैलाने की वजह से क्या होगा, इसमें ऊष्मा ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इसलिए सोलर कुकर में किस चीज का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, मजा भी आ रहा होगा। चलो, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है अभी बता? उत्तल तो छोटा ही बनाता है भैया, अवतल अच्छा समतल तो बराबर बनाता है, सोचने की बात ही नहीं है। किस में बनेगा बड़ा? ये बनता है अवतल में बनता है भैया, अवतल दर्पण में। वो भी कहाँ? आवर्धित बनाना है तो F और P के बीच आप रखो वस्तु को, तब बड़ा बनेगा, और आवर्धित भी बनेगा। आवर्धित का मतलब बड़ा, कई गुना बड़ा करके दिखाना। अगला, अवतल दर्पण में F का मान इन्होंने दिया है 10 सेंटीमीटर, और कहा है वक्रता त्रिज्या यानी R का मान निकालने के लिए। R बराबर होता है 2F, तो 2 और F का मान है 10, 10 गुना 20 हो जाएगा। आंसर देख लो, खत्म। अगला सवाल, समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब कैसा होगा? समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर दूर होगा। एक समतल दर्पण है, ये मान लो समतल दर्पण है, और यहां से आप 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक वस्तु रखा, ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कितना होगा? जानते हो कितना होगा? जितना ये आगे बना है उतना ही 10 सेंटीमीटर के दूरी पर ये जस्ट पीछे बनेगा। आभासी होगा एंड सीधा होगा, और जितना दूरी पर ये रखा गया है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। तो आंसर क्या होगा? दर्पण से पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। अगला सवाल, प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब और क्या कह रहे हैं, और वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? इसको तो हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m बराबर h डैश बटा h होता है। h मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और h मतलब वस्तु की ऊंचाई। स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु क्या कहलाती है? ऑब्वियस बात है, प्रदीप वस्तु। प्रदीप वस्तु होती है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे बताओ, सूर्य होगा, ठीक, लैंप होगा, बत्ती, बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करता है। और प्रदीप मतलब क्या? लकड़ी। क्या लकड़ी प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या? तो लड़की लिख दिया। हाँ, लकड़ी क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं। ठीक, चलो खत्म हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत मजा आया होगा। ये मेरा पहला क्लास था जिसमें मैं आप लोगों को प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित 40 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ाया हूँ। आप लोग बताना इसमें क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक, आपके सभी बातों का मैं जवाब भी दूंगा। जहां अगर डाउट होगा और कुछ मेरे को सजेशन देना हो, सलाह देना हो, तो आप वो भी बताएंगे। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो। जय हिंद, जय भारत।